तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम 10 नवंबर से लेकर आज दोस्तों आपके 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट भी छूट चुकी है। तो टोटल दोस्तों आपके 18 दिनों में 34 से 35 शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपनी प्रीवियस ये जो वीडियो थी उसमें दोस्तों आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन से संबंधित अपनी तरफ से आपके सभी डाउट क्लियर कर चुका था। लेकिन तब भी कई साथियों के द्वारा ये कमेंट आ रहा है कि जैसे कि मान के चलिए ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनके 65 नंबर हैं। वो कह रहे हैं क्या सर मेरी बढ़ने की संभावना है कि नहीं है नंबरों की। इसके अलावा कई जनरल कैटेगरी के हैं दोस्तों, वो लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे 80 मार्क्स आए हैं तो क्या मेरे नंबर बढ़ के 10 नंबर बढ़ के 90 हो सकते हैं कि नहीं। तो ज़्यादातर साथी यही संशय में डूबे हुए हैं कि आखिर मेरे यदि कम मार्क्स आए हुए हैं तो क्या मेरे बढ़ के और मैं अपनी जो कट ऑफ है और जो नॉर्मली पास हुआ जाता है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी 75 नंबर में पास होती है और जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स में पास होती है, तो सब लोगों को लग रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट कठिन रही कि नहीं। इसके अलावा कितने मार्क्स आप लोगों के बढ़ने या घटने की संभावना रह सकती है। और इसके अलावा मैं ये तो क्लियर कर ही रहा हूँ दोस्तों कि आपकी किस शिफ्ट को और किस डेट से किस तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस हिसाब से बताएंगे कि भाई कौन सी शिफ्ट कठिन थी कि सरल थी। तो देखिए दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जब से आपके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं 10 नवंबर से लेकर, तो ज़्यादातर दोस्तों मैंने दोनों शिफ्टों के आपको एनालिसिस करके क्वेश्चन बताए थे, जो मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल के द्वारा पता चले, जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिए थे, या फिर जो आप लोगों के द्वारा कुछ उपलब्ध कराए गए प्रश्न, तो वो मैं आप तक बताता रहूँ, आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों मैं जो आपको कठिन या सरल शिफ्टों का अनुभव है और नॉर्मलाइजेशन में किनको फ़ायदा या नुकसान का अनुभव है, वो जो दोस्तों बताऊंगा वो उसी एनालिसिस के आधार पर बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये मेरे अनुमान और आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों के एनालिसिस के आधार पर ही बता रहा हूं। तो कोई भी साथी या कोई भी मित्र जो मेरे साथ के हैं, भाई या बहन हो, तो इसको पर्सनली ना लें दोस्तों, क्योंकि आप ही के द्वारा बार बार प्रश्न किया जा रहा था। और चूंकि मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ बाद में ही अनुभव लगाई जा सकती है, लेकिन आप लोग प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपको आज बताए दे रहा हूँ आपके द्वारा प्रश्नों के आधार पर दोस्तों। जो आप लोगों ने प्रश्न बताए हैं और मैंने आप तक एनालिसिस करके पूरे प्रश्न पहुँचाए हैं, तो उससे दोस्तों आप लोग कठिन या सरल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चूंकि दोस्तों मैंने सभी शिफ्टों के 23 नवंबर तक के दोस्तों जो शिफ्टों के पेपर हैं वो मैंने देखे हुए हैं। उसके बाद के दोस्तों जो 24, 25 और 26 तारीख की जो शिफ्टें हुई थी, उनके प्रश्न मुझे नहीं मिल पाए हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में दोस्तों एक मैरिज थी घर में और एंगेजमेंट थी मेरी सिस्टर की। तो ये मान के चलिए कि मुझे समय उस चीज़ में नहीं मिल पाया। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको 10 नवंबर से लेकर जो 23 नवंबर तक के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, उसमें दोस्तों मैं आप तक बता सकता हूं कि कौन सी शिफ्ट कठिन रही है या किस डेट से कठिनाई चालू हो गई है और किन शिफ्टों को फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी साथी इस चीज़ को पर्सनली नहीं ले, क्योंकि दोस्तों ये तो होना ही है कि किसी के मार्क्स घटने हैं और किसी के बढ़ने हैं। और चूंकि दोस्तों आपके द्वारा बार बार प्रश्न किया गया था, तो इसलिए मैं आज आपके सभी प्रश्नों को, डाउट जो थे आप लोगों के, क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 27 नवंबर तक के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों मुझे पता है कि मुझे प्रश्न जो हैं आपके द्वारा 23 नवंबर तक के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों उसके आधार पर यदि मैं आपसे चर्चा करूं, तो दोस्तों 10 तारीख से लेकर, जो 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक एग्ज़ाम हुए थे, यानी टोटल जो आपके 6 दिनों में 12 शिफ्टें कंप्लीट हुई थी। तो दोस्तों इनका जो आपका लेवल है तो मॉडरेट देखने को मिला है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। किनकी अपेक्षा? जो आपके दोस्तों 16 तारीख से लेकर जो आपके 23 तारीख तक एग्ज़ाम हुए हैं उनकी अपेक्षा। क्योंकि दोस्तों जहां तक मुझे पता है और आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों के आधार पर पता है, तो लगातार आपके जो एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम का लेवल है वो दिन प्रतिदिन दोस्तों बढ़ता हुआ नज़र आया है। कैसे?
जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि शुरू की शिफ्टों में आपके ईवीएस थी, तो ईवीएस देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपके पूरे पेपर में ईवीएस किसी भी शिफ्ट में सरल या कठिन नहीं आई है, सभी के लिए बराबर ही रही है और वो लेवल अपना पकड़े रही है। लेकिन दोस्तों ये हुआ है कि लास्ट में आपकी ईवीएस का लेवल और इंक्रीज हो गया। कैसे? क्योंकि दोस्तों देखा होगा आपने कि शुरू में लगातार 4 से 5 शिफ्टों में उसने अंतरिक्ष से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया, तो चंद्रयान 2 से संबंधित ही वो प्रश्न लगातार पूछ रहे थे, यानी वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 16 तारीख के बाद जब शुरू हुआ तो वो कहीं पूछ रहा है कि भाई जो चंद्रयान के रोवर में पहिए कितने होते हैं, मतलब जो एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी पूछने लगी, बांध से संबंधित प्रश्न पूछने लगे, अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। और ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों जो लॉजिकली यदि हम लोग घर से पढ़ कर जाते हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे पता चलता है तो ईवीएस का ये लेवल बढ़ा, और जो दोस्तों शुरू में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते रहे सीडीपी या बाल विकास के, पैडागोजी दोस्तों मैं देखिए चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि पैडागोजी का जो आपका लेवल है वो शुरू से लेकर अंत तक एक ही लेवल का चला है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, पैडागोजी के जो प्रश्न हैं वो किसी भी साथियों को याद नहीं रख रहते हैं। कोई भी साथी पैडागोजी के प्रश्न याद नहीं कर पाता कि भाई कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है या किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो तो दोस्तों देखिए आपकी समझ के आधार पर ही आप लोग उसको सॉल्व करते हैं। मैं तो दोस्तों केवल कंटेंट के आधार पर ही आपको बता सकता हूँ कि कौन सी शिफ्ट सरल थी और कौन सी कठिन थी। तो दोस्तों देखिए 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के जितने विद्यार्थी थे तो उनकी शिफ्टें दोस्तों जो 16 से लेकर 23 तक की शिफ्टें हुई हैं उनकी अपेक्षा दोस्तों थोड़ी सी सरल थी। मैं तुलना करके दोस्तों बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी शिफ्ट बहुत सरल थी। मैं जो 16 से 23 तक की शिफ्ट थी उसकी अपेक्षा आपको बता रहा हूँ कि वो अगर आप मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे तो इसको दोस्तों आपको इजी टू मॉडरेट कहना पड़ेगा। तो आप लोग कहेंगे कि क्या हम लोगों के नंबर घट सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों का दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो मैंने आपको पुरानी उसमें भी बताया वीडियो में कि एक फार्मूला लगाया जाता है। उसमें दोस्तों ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि भाई आप लोगों के मार्क्स कितने थे, कौन सी शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, और टोटल जो उपस्थित आप लोगों के विद्यार्थियों की संख्या थी तो किस शिफ्ट में कितने साथी उपस्थित हुए। तो जब दोस्तों ये सब डेटा होता है उसके बाद हम लोग जो फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, तो तब तक दोस्तों वो वैल्यू सही नहीं आती है जब तक कम से कम हम लोगों के पास 2-3 हज़ार बच्चों का डाटा क्लियर नहीं हो। कई साथी तो दोस्तों अपने नंबर ही सही नहीं बताते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये कठिन है ये सरल है, तो दोस्तों मैं प्रश्नों के आधार पर बता रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई इसको पर्सनली नहीं ले, ये मेरा अनुभव और आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों के आधार पर ही है। तो दोस्तों 10 से 15 तारीख वालों को जब होना है तो देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो संभावना रहती है तो जो शुरू की शिफ्टें होती हैं, जो 1 या 2 दिन की शुरू की शिफ्टें होती हैं, उनके मार्क्स बढ़ने की संभावना थोड़ी प्रबल रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि चूंकि उनके द्वारा प्रश्न शुरू किए जाते हैं और उनके द्वारा शिफ्टों की शुरुआत होती है, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि आखिर एग्ज़ाम जो फॉलो कर रहा है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो शुरू के साथियों के ज़्यादातर जो दोस्तों मार्क्स आते हैं वो एवरेज ही आते हैं, ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं आते हैं। कुछ साथियों के आ भी जाते हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर आपको जो मार्क्स देखने को मिलेंगे वो एवरेज ही मिलेंगे। और जो दोस्तों बाद वाले विद्यार्थी होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं, तो उसके आधार पर उनको थोड़ी सी मदद मिल जाती है उस पैटर्न की, तो उनके मार्क्स पिछले वालों की अपेक्षा थोड़ी सही हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो शुरू के 1-2 दिन की शिफ्टें होती हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। और जो आप लोगों के बाद में एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, जो मैंने बताया 15 तारीख तक को, तो उनको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि माइनस हो जाए आप लोगों, हो सकता है दोस्तों मेरा अनुमान गलत निकल जाए। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों के दोस्तों इसके बाद जल्द ही आप लोगों की आंसर की आ जाएगी और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो तब तो दोस्तों सब लोगों को पता ही चल जाएगा। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है दोस्तों, ताकि आप लोगों के जो डाउट थे और बार बार प्रश्न किए जा रहे थे तो वो सब क्लियर हो सकें। तो दोस्तों अब 2 मिनट बात कर लेता हूँ कि कितने नंबर बढ़ने या घटने की संभावना होगी। तो दोस्तों फिर से बता रहा हूँ
कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूं कि आपके जो ईएसबी के द्वारा परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं उसमें 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन भी कई एग्जामों में देखने को मिला है। मैंने वर्ग 3 में अपना ही रिजल्ट आपको दिखाया था जिसमें 4.5 नंबर मेरे घटे थे। इसके अलावा मैंने एक अपने ओबीसी मित्र का दिखाया था वर्ग 2 का एग्ज़ाम का, उसमें दोस्तों उसके 10 नंबर बढ़े थे। इसके अलावा और भी दोस्तों कई रिजल्ट हैं जिसमें मुझे जहाँ तक पता है कि 14-14, 15-15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो मैं फिर से कहूँगा दोस्तों कि कोई भी साथी परेशान मत हो, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता या जब तक आपको नॉर्मलाइजेशन पता नहीं चल जाता तो तब तक आप लोग परेशान नहीं हो। किसी के साथ दोस्तों कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आज आप लोगों को वीडियो बनाकर इसलिए बता दिया है ताकि आप लोग जो हैं, जो रोज़ क्वेश्चन कर रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि इतने नंबर आए हैं, मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने आज आपको सभी शिफ्टों के आधार पर ये अपना अनुभव शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जल्द ही दोस्तों मैं आपको वर्ग 3 की जो नई वैकेंसी है उसका डाउट और कैसे उसकी क्या स्ट्रेटेजी और कैसे तैयारी करनी चाहिए वो बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।